नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज बात करेंगे इस वीडियो में दीपक नाइट्राइट के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। शुरुआत करेंगे कंपनी करती क्या है। अब देखिए, कंपनी एक केमिकल बनाने वाली कंपनी है। तो कैसा केमिकल बनाती है? ये एक इंटरमीडिएट केमिकल्स बनाती है। अब इंटरमीडिएट केमिकल्स क्या होते हैं? ये ऐसे केमिकल्स हैं जो दो या दो से अधिक केमिकल के मिलने से बनते हैं। फिर ये किसी तीसरे केमिकल से रिएक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल समझिए। यहाँ पे A+B दो केमिकल्स मिलते हैं, ये बनाते हैं C+D। फिर जो D है, ये D किसी E के साथ मिलकर बनाता है B+F। यहाँ पे F आपका फाइनल प्रोडक्ट है और ये जो D है, यही आपका इंटरमीडिएट केमिकल्स है। क्यों? क्योंकि देखिए, फाइनल रिएक्शन कुछ इस तरीके से दिखता है, A+E=C+F। ये जो D है, ये ना तो केमिकल का जो इनपुट था वहाँ पे है, ना जो फाइनल यहाँ पे प्रोडक्ट आया वहाँ पे दिख रहा है। यानी कि D एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये केमिकल के बीच बन रहा है रिएक्शन में। इस वजह से इसको इंटरमीडिएट केमिकल्स बोलते हैं। अभी जो कि कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इस वजह से जो केमिकल इंटरमीडिएट्स होते हैं, इनका अपना खुद का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अब यहाँ पे देखते हैं जो इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री इंडिया में, वो किस तरीके से ग्रो कर रही है। अब देखिए, पहले जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, ज़्यादातर USA वगैरह में हुआ करते थे, यूरोप वगैरह में। फिर लेकिन वहाँ से जो है थोड़ा सा भी स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ है और ये सारी इंडस्ट्री जो मूव करके थोड़ी ईस्ट में आ चुके हैं, यानी चाइना और रेस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया में। अभी चाइना की बात करें तो ये भी देखिए, ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्री में मार्केट शेयर इसका 35% का है और अभी ये एक डोमिनेंट प्लेयर है। लेकिन इंडिया भी यहाँ पे जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और अगर बात करें 2025 तक, तो जो इंडियन जो केमिकल इंडस्ट्री है वो डबल हो सकती है और इसका साइज हो सकता है $300 बिलियन का। अब अगर 5 साल में ये कंपनी डबल हो रही है तो यहाँ पे आपको एनुअल ग्रोथ निकल के आ रहा है 15 से 20% का। यानी पूरी की पूरी इंडस्ट्री 15 से 20% के रेट से ग्रो करने वाली है। अब देखिए, यहाँ पे अगर इतनी तेज़ी से ग्रो करेगी तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे 75 to 100 बिलियन डॉलर का रिक्वायरमेंट है। और यहाँ से इतना पैसा आएगा कहाँ से? तो गवर्नमेंट ने जो है इसके लिए 100% FDI को अलाउ कर दिया है केमिकल सेक्टर में आने के लिए। तो ग्रोथ वाइज तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है आने वाले 5 सालों में डबल होने वाली है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है। उसके बाद चलिए यहाँ पे थोड़ा सा दीपक नाइट्राइट देखते हैं कि कितना ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है इस चीज़ का, या कितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती है आने वाले दिनों में। जो भी ये इंडस्ट्री पूरी डबल होने वाली है, उसका कितना ज़्यादा फ़ायदा दीपक नाइट्राइट उठा सकती है। अभी इनके पास 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 700 से ज़्यादा जो है इनके पास कस्टमर जिनको ये कैटर करते हैं। उसके बाद 30 से ज़्यादा इनके पास प्रोडक्ट्स हैं। यही नहीं, 6 कंटिनेंट्स में फैले हुए हैं, यानी टोटल 30 कंट्रीज़ के ऊपर या इवन उससे ज़्यादा जो है यहाँ पे कंट्रीज़ में इनकी रीच है। इसके साथ साथ जो इनके क्लाइंट्स हैं, इनको सप्लायर ऑफ चॉइस के नाम से बुलाते हैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी ठीक ठाक कंपनी, बड़ी कंपनी लग रही है। तो जो यहाँ पे जो इंडस्ट्री पूरी तरीके से डबल होने वाली है, उसका दीपक नाइट्राइट जो काफ़ी अच्छी तरीके से फ़ायदा उठा सकती है। चलिए, अब इंडस्ट्री ग्रोथ हमने देख ली, इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। अब यहाँ पे कंपनी का थोड़ा बिजनेस मॉडल समझते हैं, कंपनी पैसे कमाती है, कैसे कमाती है। अगर इनके बिजनेस सेगमेंट की बात करूँ तो मेनली 4 सेगमेंट हैं। पहला है इनका बेसिक केमिकल्स का, फिर दूसरा है फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स का, तीसरा है परफॉर्मेंस प्रोडक्ट का, और चौथा है फिनोलिक्स, जो कि एक इनकी दीपक फिनोलिक्स करके इनकी जो सब्सिडरी है उसके द्वारा मैनेज की जाती है। अब यहाँ पे देखिए, चारों यहाँ पे जो सेगमेंट है इनके बारे में चल के डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे इनके बेसिक केमिकल्स से। अगर बेसिक केमिकल्स में इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बताऊँ तो ये बनाते हैं सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रोटॉल्यूडिन्स, फ्यूल एडिटिव्स और नाइट्रोसिल सल्फ्यूरिक एसिड। नाम थोड़ी कन्फ्यूजिंग है, रिमेंबर रखने की जरूरत नहीं है इसको। यहाँ पे आप केवल समझ लीजिए बेसिक केमिकल्स हैं, उसी के ये सब टाइप्स हैं, राइट, ये केवल प्रोडक्ट हैं। इनका अगर मैं यूज या एप्लीकेशन बताऊँ, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, तो इनका एप्लीकेशन होता है डाइज एंड पिगमेंट्स यानी कलरेंट्स के रूप में। उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, उसके साथ साथ एग्रो केमिकल्स इंडस्ट्री में भी इनका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। देन वाटर ट्रीटमेंट में, फिर उसके बाद पेट्रोकेमिकल्स में भी इनका काफ़ी ज़्यादा यूज है। रबर इंडस्ट्रीज में, फिर हीट ट्रीटमेंट में, उसके साथ साथ ग्लास इंडस्ट्रीज में, एक्सप्लोसिव वगैरह बनाने के लिए इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, एंड देन फ्यूल एडिटिव्स बनाने में भी इनका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। अब थोड़ा सा और बेसिक डिटेल्स देखें यहाँ पे बेसिक केमिकल्स का, थोड़ा सा और डीप डाइव करें तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये एक ऐसे केमिकल्स हैं जिनको काफ़ी हाई वॉल्यूम में बेचा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होते हैं। यानी यहाँ पे कंपनी के पास प्राइसिंग पावर नहीं होती है। अब यहाँ पे प्राइसिंग पावर क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं बेसिक केमिकल्स को, इसको बनाने के लिए यानी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत ही स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉलो किया जाता है। स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का मतलब एक काइंड ऑफ फिक्स प्रोसेस है, एक काइंड ऑफ फार्मूला है जिसको फॉलो करके इस केमिकल को बनाया जाता है। अब चूंकि एक फिक्स प्रोसेस है तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कोई भी इस प्रोडक्ट को बना सकता है। और अगर कोई भी कंपनी इस प्रोडक्ट को बना सकती है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है इस प्रोडक्ट में इतनी ज़्यादा मार्जिन वगैरह नहीं रहेगा
और यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ से बन के नहीं आने वाला है। और अगर आप ऐसे प्रोडक्ट में ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी चाहते हो तो यहाँ पे जो एक मेजर चीज़ हो जाती है, यहाँ पे आपके पास कॉस्ट लीडरशिप होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे जो है अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। अगर दीपक नाइट्राइट की बात करें तो ये ऐसे सेगमेंट में यानी बेसिक केमिकल बनाने के मैटर में वन ऑफ द लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर हैं अपने इंडिया में। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के पास काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंपटीटिव एडवांटेज नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे दूसरे यहाँ पे जो सेगमेंट है इनका फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, इनका अगर यहाँ पे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें ये क्या क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं यहाँ पे जाइलिडिन्स, ऑक्सिम्स, क्यूमिडिन्स, स्पेशलिटी एग्रो केमिकल्स। यहाँ पे अगर इनका आप थोड़ा एप्लीकेशन देखोगे कहाँ का यूज होता है, तो इनका यूज किया जाता है एग्रो केमिकल्स में, कलर्स एंड पिगमेंट्स में, पेपर बनाने में, पर्सनल केयर में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं, तो ये जो फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड, एक्सक्लूसिव और नीश प्रोडक्ट होते हैं। अब चूँकि ये इतने ज़्यादा एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट हैं तो इनको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टाइज की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स और टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज की रिक्वायरमेंट होती है। यही नहीं, ये जो अपने क्लाइंट्स होते हैं उसके मतलब उसके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, उनके रिकमेंडेशंस के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा इन जो प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज भी किया जाता है। इसी की वजह से इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है काफ़ी ज़्यादा लो वॉल्यूम में होती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं ये। और यही नहीं, ये जो है काफ़ी ज़्यादा हायर वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी कमांड करते हैं। और इसके साथ साथ कंपनी ने जो है इस सेगमेंट में बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रखा है, जिसका यहाँ पे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फायदा होता है। अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, मान लीजिए कोई भी कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, यहाँ पे कंपनी को प्रोडक्ट बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। कल को ये कंपनी ये रॉ मटेरियल भी अपना खुद से बनाना स्टार्ट कर दे तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अब ये कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर एक होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको सेल भी किया जाता है। अगर ये काम भी ये कंपनी खुद ही करने लगे तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अब ये कंपनी एक साथ यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर दे, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी कर दे तो इसको बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो ये आप थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और यही नहीं, कंपनी यहाँ पे जितने भी इसके इस्टेब्लिश प्रोडक्ट हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था स्पेशलिटी केमिकल्स में इनके 3-4 प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए कंपनी लगातार जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और यहाँ पे मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये इनका हो गया सिवाय सेकेंड सेगमेंट, आपको याद रखना है। उसका जो इनका थर्ड सेगमेंट है वो है परफॉर्मेंस प्रोडक्ट का। अब यहाँ पे इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, क्या क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट और दास्ता। इनका अगर मैं एप्लीकेशन बताऊँ यहाँ पे कहाँ कहाँ पे इनका यूज़ होता है, तो इनका यूज़ किया जाता है पेपर में, डिटर्जेंट्स वगैरह बनाने में, टेक्सटाइल्स में और कोटिंग एप्लीकेशंस में, जिनका यूज़ किया जाता है प्रिंटिंग एंड फोटोग्राफिक पेपर में। अब थोड़ा सा और डिटेल जानने की कोशिश करते हैं इन परफॉर्मेंस प्रोडक्ट के बारे में। तो ये देखिए कंपनी ने यहाँ पे एक लीडिंग इंटीग्रेटेड फुली मैन्युफैक्चरर है एंड सप्लायर भी है OBA का, मतलब कंपनी ने अपने आप को पूरी तरीके से इंटीग्रेट कर लिया है। यही नहीं, अगर जो OBA की बात करें तो ये भी एक इनका एक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मतलब बैकवर्ड इंटीग्रेशन के जरिए बनाया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा इनका सप्लाई चेन देखिए यहाँ पे किस तरीके से इन्होंने बनाया है इसको। तो देखिए इनके पास पहले टॉलुइन था, वहाँ से इन्होंने PNT बनाया, फिर उससे यहाँ पे इन्होंने दास्ता बनाया, फिर यहाँ से उन्होंने OBA बनाया। तो आप देख पा रहे हो किस तरीके से इन्होंने एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट उससे अलग अलग करके एक ही प्रोडक्ट से कितने प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं। और यही नहीं, ये जो प्रोडक्ट होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट जो होती है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। तो अगर मान लीजिए क्लाइंट का जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, अगर आपने उससे थोड़ा भी इधर उधर बना दिया तो यहाँ पे आपके जो आपका प्रोजेक्ट है उसके रिजेक्शन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसी वजह से अगर आपको इस वाले प्रोडक्ट में सक्सेसफुल होना है, यानी जो परफॉर्मेंस वाले प्रोडक्ट है इसमें सक्सेसफुल होना है, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट जो एक्सेप्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक प्रोडक्ट बना के लेके गए अपने क्लाइंट के पास, क्लाइंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, अब ये प्रोडक्ट आपने फेंक दिया, दोबारा से आके फिर से दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हैं आप नए प्रोडक्ट बनाने के लिए। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा कंपनी का कॉस्ट नुकसान हो सकता है। अब देखिए इसमें यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी ज़रूरी हो जाती है, वो जाती है जो आपका कस्टमर नेटवर्क कितना स्ट्रांग है और आपके कस्टमर कितने ज़्यादा स्टिकी हैं। क्योंकि अगर आपके कस्टमर बहुत ज़्यादा स्टिकी हैं, आपके ऊपर भरोसा करते हैं, तो यहाँ पे आप अगर मान लीजिए आप एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो तो प्रोडक्ट जो एक्सेप्टेंस के चांसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि अगर कस्टमर आपका बहुत लॉयल है, आपका कोई अच्छा दोस्त है, तो यहाँ पे आप जो है प्रोडक्ट में कोई कंप्रोमाइज़ कर सकते हो। नहीं, प्रोडक्ट तो आपको अच्छा बनाना ही बनाना है, जो कि दीपक नाइट्राइट बनाती है। इनका ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। फिर भी यहाँ पे जो है थोड़ा सा कस्टमर का स्टिकी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। उसके साथ साथ कस्टमर के साथ इनका जो गुडविल भी होता है। और इसी वजह से क्योंकि ये फुली इंटीग्रेटेड सप्लायर OBA के, ये इनके लिए एक कॉम्पिटिटिव एज है। यहाँ पे इनको जो कॉस्ट कम करने में काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है और इसकी वजह से यहाँ पे जो है ये इस वाले सेगमेंट में अपने कंपटीटर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। अब यहाँ पे जो इनका है फोर्थ सेगमेंट और लास्ट जो है फिनोलिक्स। अब अगर फिनोलिक्स के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें इसमें क्या क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं फिनॉल,
एसीटोन, क्यूमिन और आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अगर इनका एप्लीकेशन यानी यूज देखा जाए कहाँ कहाँ पे होता है, तो इनका यूज किया जाता है जो है आपका लैमिनेट एंड प्लाईवुड में, उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स में, एडेसिव्स वगैरह बनाने में, सैनिटाइजर्स बनाने में, रबर बनाने में, केमिकल्स और पेंट्स वगैरह बनाने में। यहाँ पे थोड़ा सा और डीप में जाए क्या क्या होता है फिनोलिक्स में, तो अभी देखिए इनकी एक सब्सिडरी दीपक नाइट्राइट की दीपक फिनोलिक्स, जो कि यहाँ पे फिनोलिक्स वगैरह बनाती है। अभी देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या क्या कर रखा है, तो ये जो फिनॉल है इन्होंने ऑलरेडी जो 2 लाख MTPA का कैपेसिटी अचीव कर लिया है। यही नहीं, एसीटोन में भी इन्होंने 1,20,000 का जो है मेगाटन जो MTPA का यहाँ पे इन्होंने कैपेसिटी अचीव कर लिया है। उसके बाद क्यूमिन में भी इन्होंने 2,60,000 MTPA का कैपेसिटी अचीव कर लिया है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो इन्होंने सब्सटीट्यूट इम्पोर्ट के इन्होंने बिल्कुल सब्सटीट्यूट कर दिया है, और डोमेस्टिक मार्केट में भी ये पैरेलली काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अब ये सब्सटीट्यूट इंपोर्ट क्या है इसका मतलब थोड़ा समझते हैं। पहले जो फिनोलिक के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे फिनॉल हो गया, एसीटोन हो गया, क्यूमिन हो गया, पहले इंडिया में इसको बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता था क्योंकि इंडिया में ये ज़्यादा बनते नहीं थे। अभी दीपक नाइट्राइट इतना सफिशियंट बनाती है ये सारा प्रोडक्ट कि इंडिया को बहुत ही ज़्यादा कम यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। इसी को ये बोल रहे हैं सब्सटीट्यूट इंपोर्ट्स। चलिए अब इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ये फिनॉल और एसीटोन में डोमेस्टिक मार्केट में 65% का मार्केट शेयर इन्होंने अचीव कर रखा है। इसके साथ साथ इनकी एक नई जो प्लांट खुला था जिसको यहाँ पे 90% का इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यूटिलाइज कर लिया है। इन्होंने बोला था इस साल ये हो सकता है केवल 50 से 60% का ही यूटिलाइज कर पाएँ, लेकिन ऑलरेडी ये इन्होंने 90% यूटिलाइज कर रखा है। इससे पता चलता है कि जो इनकी ऑपरेशनल इफिशियंसी है वो कितनी ज़्यादा शानदार है। अब इसके साथ साथ देखिए इन्होंने कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं। अभी आपको पता होगा लास्ट ईयर मार्च 2020 में जब हमारे यहाँ इंडिया में लॉकडाउन लगा था, गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा रूल था मास्क पहनना, सबको सैनिटाइजर वगैरह लगाना है। उसी टाइम पे उसके एक महीने बाद देखिए अप्रैल 2020 में इन्होंने एक प्लांट ओपन किया था, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला था। और वहाँ पे ये क्या बना रहे थे, वहाँ पे ये बना रहे थे आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और ये बनाते किससे थे, एसीटोन से। अभी आपको पता होगा तो एसीटोन इनका खुद का एक प्रोडक्ट है, राइट, जो कि फिनोलिक से था। एसीटोन इनका प्रोडक्ट है, उसी प्रोडक्ट से इन्होंने आइसोप्रोपिल एल्कोहल बनाया था। अब ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल का यूज़ कहाँ पे होता है, तो इसका यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल्स एंड सैनिटाइजर बनाने में। और उस टाइम पे चूंकि सैनिटाइजर का काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा था, तो उस टाइम पे क्या इवन अभी भी सैनिटाइजर काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे जो इनका ये वाला प्रोडक्ट है IPA काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। अभी इसकी कैपेसिटी देखिए तो ऑलरेडी 30,000 MTPA की इन्होंने कैपेसिटी जो है अचीव कर ली है। तो इसको यह बोला जाता है देखिए आपदा को अवसर में कन्वर्ट करना। देखिए हर एक क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटीज होती है। यहाँ पे मैनेजमेंट कितना काबिल है उस चीज़ को मतलब रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ से पता चलता है ये जो मैनेजमेंट कितना ज़्यादा काबिल है, राइट। और यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री के हिसाब से ये कंटिन्यूसली जो ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हमेशा जो ये ऐसा एक्सप्लोरेशन किया करते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे प्रोडक्ट में जो है ये ऑलरेडी मार्केट लीडर हो चुके हैं। जैसा सोडियम नाइट्राइट में इनके पास 80% का मार्केट शेयर है, वहीं दासदा में इनके पास 60% का मार्केट शेयर है। और सिर्फ 60% इंडिया नहीं, पूरा ग्लोबल मार्केट का 60% मार्केट शेयर इन्होंने लेके बैठे हुए हैं। उसके बाद अगर OBA की बात करें, ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट, तो यहाँ भी 75% का मार्केट शेयर इनका अपने पास पड़ा हुआ है। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इनका क्लाइंट देखते हैं, कितने ज़्यादा डाइवर्स और बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके। अगर मैं ऑयल इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो आप देखिए अतुल है, यहाँ पे इंडियन ऑयल है, रिलायंस है, SP है। उसके बाद अगर केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो अतुल, सुदर्शन। वहीं अगर मैं फार्मा की बात करता हूँ तो देखिए सिंजेंटा इतनी बड़ी कंपनी है, फिर बेयर है। उसके साथ अगर डिटर्जेंट कंपनियाँ देखिए तो यहाँ पे घड़ी दिखाई देगी आपको, निरमा दिखाई देगी, RSPL। तो कितनी बड़े बड़े कंपनी यहाँ पे जो है आपको ये दीपक नाइट्राइट के क्लाइंट दिखाई दे रहे हैं सारे। और ये सारे एक ही इंडस्ट्रीज नहीं है, ये कई सारे इंडस्ट्री को कैटर करते हैं। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा है। अब इनका सेगमेंट वाइज अगर इनका रिवेन्यू देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इनका रिवेन्यू जो आता है फिनोलिक से 47% का, फिर बेसिक केमिकल से आता है 22%, फाइन एंड स्पेशलिटी से आता है 14%, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट से आता है 70%। अब देखिए ये जो दोनों सेगमेंट है यहाँ पे मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो भले ही यहाँ पे देखिए आप रिवेन्यू वाइज थोड़ा कम है, लेकिन मार्जिन यहाँ से दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। फिनोलिक्स के बारे में एक चीज़ और बोलूँगा, 2018 से यहाँ पे जो है कंपनी ने इसको बनाना स्टार्ट करा है। तो जो दीपक फिनोलिक्स इनका जो सब्सिडरी है बहुत पुरानी नहीं है, 2018 से इन्होंने स्टार्ट किया था। और 2-3 सालों में देखिए कंपनी ऑलरेडी जो कंपनी का आधा जो रिवेन्यू है केवल इसी वाले सेगमेंट से आ रहा है। और 2018 के बाद से अगर आप देखोगे तो शेयर प्राइस में भी इतनी ज़्यादा अच्छी जंप दिखाई दे रही थी दीपक नाइट्राइट के, क्योंकि ये वाला सेगमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा है। तो अगर आप इसके एक इन्वेस्टर्स हो तो आपको इस वाले सेगमेंट में काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान देना है। उसके साथ साथ आपको इस पर भी ध्यान देना है कि यहाँ पे जो है मार्जिन किस तरीके से काम कर रहा है। प्लस ये वाला यहाँ पे तो ऑलरेडी
हेल्दी मार्जिन है नहीं, तो यहाँ पे केवल कॉस्ट कटिंग कितनी अच्छी है प्लस कितने हाई वॉल्यूम में कंपनी बेच रही है, ये सारी चीज़ें आपको हर क्वार्टर जब भी कंपनी का रिजल्ट आता है तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हो तो। फाइनेंशियल अगर रेवेन्यू की बात करें तो 2018 से लेकर 2020 तक अच्छी खासी जंप दिखाई दे रही है। 651 से बढ़ के 4360 रुपीज़ हो चुकी है। उसके बाद अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो 2018 था 79 करोड़, 2021 बढ़ के हो गया 766 करोड़, तो यहाँ भी अच्छी जंप दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। यहाँ पे 2018 में था केवल 12% का, अभी यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया बढ़ के 29% का। 29% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही अच्छा नंबर होता है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्वाट एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेंथ में यहाँ पे देखेंगे। देखिए डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफरिंग तो ऑलरेडी मैंने दिखा दिया, कंपनी के पास 30 से ज़्यादा यहाँ पे जो है ऑफरिंग्स है प्रोडक्ट्स की। उसके साथ साथ यहाँ पे जो कंपनी का ग्लोबल रीच है 6 कंट्रीज 30 कंट्री में फैली हुई है। कस्टमर स्टिकीनेस, ये जो मैंने परफॉर्मेंस प्रोडक्ट बताया था वहाँ पर मैंने बताया था कि इनका जो प्रोडक्ट होता है उसके एक्सेप्टेंस के लिए कस्टमर स्टिकीनेस होना कितना ज़्यादा जरूरी होता है। इसके साथ साथ सस्टेनेबिलिटी इन ऑपरेशन, कंपनी 50 साल से जो है यहाँ पे परफॉर्म कर रही है और इसके यहाँ पे जो ऑपरेशंस है काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। अब कोई कंपनी 50 सालों तक इतनी एफिशिएंटली काम कर सकती है, इसका मतलब जो उनके ऑपरेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल हैं। इसके साथ साथ सप्लाई चेन कंपनी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, टेक्निकल स्किल्स भी जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे कंपनीज की। उसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, अगर मैं मैनेजमेंट टीम की बात करूँ यहाँ पे तो देखिए बिल्कुल 3rd जनरेशन, 3 जनरेशन से लेकर ये कंपनी चली आ रही है। ये सीके मेहता साहब हैं जो इस कंपनी के फाउंडर हैं, जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था। ये दीपक मेहता है जो अभी कंपनी के एमडी एंड चेयरमैन हैं। और ये देखिए इनके लड़के ये हैं दीपक मेहता के लड़के ये हैं मौलिक मेहता, यानी इनके पोते हुए। तो मौलिक मेहता अभी कंपनी के सीईओ हैं। तो अभी आप देख सकते हो ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक ही जनरेशन, एक के बाद और उसका 3rd, सारे जनरेशन में यहाँ पे जो है काफ़ी काबिल मैनेजमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर मैं वीकनेस की बात करूँ तो पहली वीकनेस है कि जो इनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्रूड जो ऑयल्स वगैरह उनका भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। और इसके साथ साथ जो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जितने भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है केमिकल इंडस्ट्रीज में वो कोल और फर्नेस ऑयल से फुलफिल की जाती है। तो यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं जैसे कि मतलब विंड वगैरह हो गए, सोलर वगैरह हो गए, उनसे इतनी इनफ एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होती है कि यहाँ पे जो उसको इस वाली इंडस्ट्री में काम लिया जा सके, और ये एक थोड़ा सा निगेटिव चीज़ इसके लिए हो सकता है। इसके साथ साथ जो जितने भी केमिकल कंपनी होती हैं काफ़ी ज़्यादा जो है पॉल्यूशंस करती हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। चाइना में भी ऐसा हुआ था, इसी वजह से चाइनीज जो है कंपनी उसको वहाँ के गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था कुछ दिनों के लिए। इसके साथ साथ जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो भी फ्लक्चुएट करते हैं। जैसे मैंने बोला कंपनी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, तो उसकी वजह से जैसे अगर मान लीजिए एक्सचेंज रेट है, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है, मान लीजिए जो बाहर वाली जो करेंसी अगर बढ़ती है तो इनका एक्सपोर्ट से फ़ायदा होता है। अगर ये बाहर वाली करेंसी घटने लगती है तो यहाँ पे जो इनका एक्सपोर्ट होता है उससे घाटा होने लगता है। उसके बाद अगर यहाँ पर थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो देखिए जितने भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एब्रप्शन हुआ है। मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया जो फेनोलिक्स में जो फेनॉल और एसीटोन वगैरह थे उसमें किस तरीके से इस कंपनी ने जो है पहले वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट हो रहे थे, उसको अभी कंपनी ने उस जो इंपोर्ट है उसको बिल्कुल एक तरीके से कह लीजिए बंदी कर दिया है, क्योंकि उतना खुद का सप्लाई यहाँ पे जो है दीपक नाइट्राइट प्रोवाइड कर देता है इंडिया में। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया है उससे भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है इस कंपनी को। चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी बंद कर दिया वहाँ के गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन की वजह से, उसका भी इसको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है। प्लस देखिए चाइना+1 पॉलिसी, ये स्पेसिफिक केवल केमिकल के लिए नहीं है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि अभी देखिए सारी कंपनियों के एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में हुआ करते थे। अभी चाइना में कोविड की वजह से जो डिस्ट्रप्शन हुआ है तो कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि उसका जो है सिंगल डिपेंडेंसी चाइना पे हो, तो हर एक कंपनी चाहती है कि उनका चाइना के अलावा एक और मैन्युफैक्चरिंग कहीं दूसरे किसी देश में हो, जिसका कभी भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं थ्रेड्स की बात करूँ तो थ्रेड्स में देखिए कुछ सीरियस थ्रेड्स हैं। पहले कि अगर यही जो चाइनीज़ कंपनियों ने जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर रखी है उन्होंने अगर उसको दोबारा स्टार्ट कर दी तब क्या होगा, क्योंकि चाइनीज़ कंपनियों से कम्पीट करना हमारे लिए इतना आसान नहीं है। यहाँ पे जो इनका ये बहुत ही लो कॉस्ट प्रोड्यूसर होते हैं, कॉस्ट के मामले में यहाँ पे जो हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे कभी भी किसी चाइनीज़ कंपनी को। इसके साथ साथ यहाँ पे जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा कमी होती है। जैसा इनका 2 सेगमेंट है, फाइन एंड स्पेशलिटी और प्रोडक्ट परफॉर्मेंस का, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है पॉल्यूशन के कारण। चाइना में भी यही हुआ था, केमिकल कंपनियां वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गई थी और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका था, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह होने लगे और गवर्नमेंट को यहाँ पे एक्शन लेना पड़ा। गवर्नमेंट ने वहाँ की जो केमिकल कंपनियाँ थी उनको बंद करवा दी। कल को हमारे इंडिया में भी जब ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाएंगी तो ये सिचुएशन इंडिया में भी हो सकती है, ये एक थ्रेट हो सकता है। इसके अलावा जितने भी प्लांट्स होते हैं वहाँ पे फायर का हमेशा से रिस्क रहता है किसी भी केमिकल कंपनीज के लिए। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वैल्यूएशन का एनालिसिस करेंगे। कंपनी अभी ट्रेड कर रही है 1773 रुपीज़ पे। पिछले 1 ईयर में शेयर ऑलरेडी जो है 240% के आसपास का रन दिखा चुका है। अब यहाँ पे देखिए कंपनी का पी अभी लगभग 31 के आसपास ट्रेड कर रहा है।
अगर आप इस कंपनी को एज ए सिंगल कंपनी स्टैंड अलोन एक केमिकल कंपनी देखोगे तो मैं जरूर बोलूँगा कि ये कंपनी अभी आपको महंगी मिल रही है। लेकिन अगर आप इसको इसके पीयर से कंपेयर करिए तो यहाँ पे अगर आप केवल अतुल को छोड़ दीजिए, अतुल का केवल P38 है जो कि इसके पी के थोड़ा बहुत आसपास है, वो भी ज़्यादा है लेकिन थोड़ा बहुत आसपास। बाकी और कंपनियों का देखिए तो आरती इंडस्ट्रीज का पी है 57 का, एंड देन विनाती का 70 का, अल्काइल अमाइंस का 72 का और नवीन फ्लोरिन का है 64 का। तो ये सारी कंपनियों से काफ़ी ज़्यादा सस्ती दिखाई दे रही है। और ऐसा भी नहीं है कि छोटी कंपनी है, मार्केट कैप वाइज भी देखिए तो बिल्कुल तीसरे नंबर पे दिखाई दे रही है। 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। आरती और अतुल के बाद थर्ड नंबर पे आ रही है, तो इतनी ज़्यादा छोटी कंपनी भी नहीं है। अगर आप इसके इंडस्ट्री से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली कंपनी अभी आपको थोड़ी सी सस्ती मिल रही है। अब देखिए यहाँ पे फाइनल मेरा कंक्लूजन क्या है। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी केमिकल शेयर नहीं है और अभी आप एक केमिकल शेयर लेना चाहते हो तो आई थिंक वहाँ पे दीपक नाइट्राइट आपका पहला प्रेफरेंस होना चाहिए। आप दीपक नाइट्राइट को बाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 2-3 केमिकल शेयर हैं और आप दीपक नाइट्राइट में नया पोजीशन लेना चाहते हो तो मैं आपको बोलूँगा थोड़ा सा आपको यहाँ पे करेक्शन का वेट करना है, थोड़ा सा डिप का वेट करके फिर आपको जो है दीपक नाइट्राइट को खरीद सकते हो। स्टैंड अलोन मैंने वैसे बोला है, एज ए केमिकल कंपनी मेरे को थोड़ी महंगी दिख रही है, भले ही अपनी इंडस्ट्री थोड़ी सी सस्ती मिल रही है। तो अगर आप इसमें नया पोजीशन लेना चाहते हो, अगर आपके पास ये कंपनी नहीं है तो आप बाई कर सकते हो। अगर आपके पास कोई और केमिकल कंपनी है तो आपको यहाँ पे जो है डिप का वेट करना है, फिर आपको यहाँ पे इस कंपनी में बाई करना है। वीडियो यहीं पे स्टॉप करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस कंपनी के ऊपर चाहते हैं, उसके बारे में मैं जरूर एनालिसिस करके यहाँ पे जो उसका वीडियो का एनालिसिस करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।